हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रही थी शब्द और पद, वो पूर्ण हो चुका है और उस पे मैंने एक वीडियो जो अपलोड किए हैं उसको आप देखिए। आज मैं उसी से रिलेटेड थोड़ा सा आगे बढ़ रही हूँ। अनुस्वार और अनुनासिक पढ़ाने जा रही हूँ, जो सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए रखा है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी ये अनुस्वार और अनुनासिक को तमाम प्रतियोगिताओं में पूछा जाता है। तो लोगों को जानना चाहिए कि अनुस्वार क्या है, अनुनासिक क्या है, निरानुनासिक क्या है, और साथ ही साथ अयोगवाह किसे कहते हैं। तमाम ऐसी चीज़ें जिसको जानना ज़रूरी है। पंचमाक्षर किसे कहते हैं, तो पूछा जा सकता है। तो ये सारी प्रतियोगिताओं में भी आ सकता है, इसलिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, मुख्य है, और सभी बोर्ड में भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सीबीएसई बोर्ड की चीज़ है मैं जो पढ़ा रही हूँ। सीबीएसई के अलावा यूपी बोर्ड सभी बोर्ड में भी है। हिंदी जो है उसमें बहुत अंतर नहीं है, पाठ्यक्रम में थोड़ा थोड़ा अंतर कर दिया जाता है। तो आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगी वो है अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक पढ़ाने चल रही हूँ। अनुस्वार और अनुनासिक पढ़ाने के पहले मैं आपको वर्णों के भेद बता दूँ। बहुत बार बताया, फिर रिपीट करती हूँ कि भाषा की जो मूल इकाई है वो है वर्ण, और वर्ण होते हैं दो प्रकार के। भाषा की मूल इकाई है वर्ण। वर्ण और वर्ण दो प्रकार के, वर्ण के दो प्रकार हैं, स्वर है और व्यंजन है। तब ये स्वर है कि व्यंजन है, ये प्रश्न उठता है कि अनुनासिक और अनुस्वार की जो बात हम कर रहे हैं ये किस में आएगा, स्वर में आएगा कि व्यंजन में आएगा। सबसे अच्छी जानकारी की बात दे दूं कि अनुस्वार न तो स्वर्ग होता है, न तो स्वर होता है, न तो व्यंजन होता है। अगर स्वर की बात करें तो इनकी संख्या 11 होती है। 11 होती है। कौन कौन से? एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये टोटल 11 संख्या है। और अब बच गया आपका क्या? अन और आहा। ये अन और आहा जो है ना तो स्वर है ना तो व्यंजन, ना ये स्वर में आता है और ना ही व्यंजन। यानी हम इसे ना तो स्वर की श्रेणी में रखते हैं ना तो ये व्यंजन। इसको एक नया शब्द कहते हैं, वो है अयोगवाह। अयोगवाह। तो अन और आहा जो है ना स्वर में होता है ना व्यंजन में होता है। इसे हम विसर्ग मानते हैं। जहां कहीं हमें इसका प्रयोग करना होता है, जैसे प्रातः, तो हम इसका उच्चारण में क्या करते हैं? हा की तरह बोलते हैं, प्रातः। दुख में आजकल लोग प्रिंट के कारण नहीं लिखते, नहीं तो दुख में भी ऐसे लगता था। तो ये जो है ये हा की तरह बोला जाता है। ये जो आहा है ये वास्तव में अयोगवाह है। ये दोनों न स्वर है न व्यंजन है, तो इसे हम हा की तरह बोलते हैं। और ये हमारा अनुस्वार है, ये हमारा अनुस्वार है। तो ये ध्यान में रखना होगा, यही अन जो है बाद में अनुस्वार की जगह प्रयोग होने लगता है। तो ये याद रखना चाहिए, इसे हम अयोगवाह की श्रेणी में रखते हैं। तो ये सारे जो हैं अनुस्वार और अनुनासिक को जो हम अगर देखें तो ये ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है। अब मैं अनुस्वार का चिन्ह बता देती हूँ।
अनुस्वार का चिन्ह है और अनुनासिक बस ये है। ध्यान रखिए कि यहाँ वे शब्द जिनको कि अनुस्वार लगाया जाता है, कभी बहुवचन बनाने के लिए, कभी शब्दों के उच्चारण में अनुस्वार आता है, तो ये सारी चीज़ों को हम इसका चिन्ह हमेशा अनुस्वार का बिंदी लगा के करते हैं। और बिंदी जिन शब्दों में शिरोरेखा लगती है, जैसे जहाँ कहीं भी शिरोरेखा लगेगा, ई की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, तो इन पे जहाँ कहीं भी अगर हमें अनुस्वार बोलना होगा तो वहाँ हम बिंदी लगाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, सब में बिंदी लगेगी। लेकिन जहाँ शिरोरेखा नहीं होती, जहाँ ये शिरोरेखा नहीं होती, वहाँ हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। तो अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है जहाँ शिरोरेखा, शब्दों पर जहाँ शिरोरेखा की मात्राएं लगती हैं। मैंने लगा के दिखा दिया, ई, ए, आए, ओ, औ। ऊ और ऊ की नीचे लगती है तो इसमें आपका जो होगा नहीं लगेगा, अनुस्वार अनुनासिक हो सकता है। तो इतना मैं रख करती हूँ। इतना स्पष्ट हो गया होगा कि अनुस्वार और अनुनासिक क्या है। तो मैं इसको रब करती हूँ। अब मैं आपको अनुस्वार के बारे में बताती हूँ। अनुस्वार सबसे पहले, अभी तो मैंने समझाया है सिर्फ। अनुस्वार चिन्ह भी लगा देती हूँ ब्रैकेट में। एक व्यंजन ध्वनि है, एक व्यंजन ध्वनि है, यानी हम अन को हमेशा व्यंजन की श्रेणी में रखेंगे। ध्वनि है जो बोलते समय ध्वनि पूर्णतया नाक से, हवा जो है बोलने के समय, जो हवा है बोलने के समय, हवा जो है पूरी नाक से निकले। स्वर नाक से अगर सुनाई दे रहा है तो वो अनुस्वार होगा। नाक से निकले, यानी इसमें अनुस्वार शब्द को बोलते समय हमें जो होता है वो नाक से बोलना पड़ता है। अधिक प्राणवायु जो है वो नाक से निकलती है। जैसे अंक निकले तो वहाँ अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे पंच, अंक, भंग, दंश इत्यादि। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसको हम, अब हम अगर कहेंगे पंच, तो हमें बोलते समय वो पूरी ध्वनि का जो अनुस्वार निकालना है उसको नाक से बोलना पड़ेगा। पंच, तो आपको सुनाई दे रहा होगा वो स्वर जो है नाक से निकल रहा। तो ये सारा अनुस्वार है। ऐसी जगह पे जहाँ नाक से बोलेंगे हम उस शब्द के ऊपर बिंदी लगाए। जहाँ सुनाई पन, अब देखिए प के ऊपर ही हमें बिंदी सुनाई दे रही, पंच, च बिल्कुल साफ निकल रहा, पंच। अब पन कह रहे हैं तो न पन के पा के साथ सुनाई दे रहा, तो हमें बिंदी हमेशा प के ऊपर लगेगी, न कि चा के ऊपर। इसलिए सही स्थान पर लगाने के लिए ये स्वर को आप जब तक बोलकर अभ्यास नहीं करेंगे तो बच्चे बिंदी क्या करते हैं, न समझने की स्थिति में दो शब्दों के बीच में लगा देते हैं, जो पूर्णतः गलत है। बिल्कुल सही दिखाई पड़नी चाहिए तब वो सही होगा। तो अगर ना आए तो आप उस शब्द को बोलिए पंच। अब देखिए प के साथ न आपका अपने आप सुनाई दे रहा है, जो नाक से हवा निकल रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार लगेगा।
अब ये नासिक वर्ण जितने होंगे, दूसरी चीज आपको बता दूं, जितने पंचम वर्ण होते हैं, ये अनुस्वार पंचम वर्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि पंचम वर्ण क्या है। तो आप देखेंगे कि जब आप व्यंजन पढ़ते हैं तो आपको क्या होता है, क ख ग घ अंगा। अंगा जो है आपका पंचम वर्ण है। मैं एक लाइन लिख के दिखा देती हूँ, क ख ग ख अंगा। अब देखिए, ये सारा आपका पंचम वर्ण है, पूरा क्या है, पंचम वर्ण। अब इस पंचम वर्ण को जब कभी हम किसी शब्द के ऊपर लगाते हैं तो अनुस्वार में परिवर्तित होता है, अनुस्वार में बदलता है। तो आप ही कभी भी आपसे कोई बोले पंचम वर्ण कौन कौन से हैं, तो आप लिखेंगे इंगा, इया, अड़ा, न और म, ये पंचम वर्ण है। तो आप तुरंत आप बता सकते हैं कि ये पंचम वर्ण है और इन्हीं का अनुस्वार में परिवर्तित होता है। जब ये हम कहेंगे गंगा, तो अगर गंगा लिखना है तो देखिए कैसे लिखा जाता है, गंगा, ये है गंगा। देखिए आजकल शुद्धता की दृष्टि से गंगा ऐसे लिखा जा रहा है, तो ये अंगा जो है यही अनुस्वार बन गया ग के ऊपर, तो ये हमारा गंगा अनुस्वार है। तो बहुत बार गंगा शब्द दे करके आपसे पूछा जाएगा इस शब्द में कौन सा पंचम वर्ण प्रयोग किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए क ख ग घ अंगा, ग के साथ अंगा पंचम वर्ण है, तो यहाँ पर ग के साथ अंगा पंचम वर्ण जो है प्रयोग किया गया है। इस वाली लाइन में ये ग है और ये पंचम वर्ण है, तो ग के साथ अंगा जो है पंचम वर्ण का प्रयोग किया गया है। तो इतना आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए मैं इसको, आप इसको कहा करिए कवर्ग, इसको चवर्ग, इसको टवर्ग, इसको तवर्ग और इसको पवर्ग। अगर कवर्ग ऐसे कहेंगे तो मतलब ये वाली लाइन पूरी मानी जाएगी। कवर्ग कह रहे हैं तो ये पूरी लाइन मानी जाएगी कि क ख ग घ अंगा जो है कवर्ग है, और अगर ग शब्द शुरू हो रहा है तो उसमें पंचम वर्ण अंगा ही लगेगा। तो मैं इसको मिटाती हूँ, रब करती हूँ और आपको अनुनासिक के पहले अनुनासिक समझाती हूँ। तो मैं इसको रब कर दूं, एक तो उदाहरण और दे देती हूँ। बस आपको करना क्या है कि ध्यान पूर्वक देखना है। अनुस्वार और अनुनासिक बड़े हो जाने तक ये गलतियां लोगों में होती हैं, कहाँ बिंदी लगेगी। आप उच्चारण के अनुसार यदि बिंदी का सीखेंगे तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। एक दो उदाहरण और दे देती हूँ। अंग शब्द है, अंग। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा पंचम वर्ण लगेगा। अगर हम इसको पंचम वर्ण के साथ लिखेंगे तो ये ग है, यानी ये अंगा पंचम वर्ण है। ये ध्यान से देखिए, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, मेरा मार्कर थोड़ा हल्का हो गया है। फिर अंचल लिख के दिखाती हूँ। अब आप बताइए अंचल। अब ये चवर्ग है तो इसमें क्या हो जाएगा, अंचल, यानी चवर्ग का पंचम वर्ण यहाँ प्रयोग होगा। यहाँ पर यहाँ आ रहा है तो इसका अनुस्वार बन रहा है ये चवर्ग का है,
यहाँ च है तो आपको पता होना चाहिए, इसके मतलब यहाँ पर अनुस्वार इया का बन रहा है। तो ये ध्यान दीजिए, ऐसे ही अनुस्वार समझा जाता है। फिर एक शब्द और लिख देती हूँ, चंडी। देखिए चंडी। अब क्या होता है, ट ठ ड, ट ट ठ ड ढ अड़ा। अड़ा इसका पंचम वर्ण है, तो क्या हो जाएगा, चंडी। ये देखिए चंडी। डंडा लिखते हैं। अब डंडा किस में आता है, ट ठ ड ढ अड़ा। अब देखिए इसके मतलब डंडा, पंचम वर्ण डंडा ये रहेगा। तो वास्तव में आपको पंचम वर्ण पहचानना आना चाहिए कि कौन सा पंचम वर्ण यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। तो ये हो गया अनुस्वार। अनुस्वार और अनुनासिक में अनुस्वार और आहा, मतलब अन और आहा को कभी कोई पूछे तो ये ना तो स्वर में आता है ना तो व्यंजन में आता है। इसे हमेशा कहिएगा ये अयोगवा है। इसकी श्रेणी जो है ना स्वर में है ना व्यंजन में है। और अन जो है अनुस्वार बन जाता है, आह जो है वो व्यंजन है की तरह बोला जाता है, विसर्ग के रूप में हा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से जाननी चाहिए। तो मैं इससे ज़्यादा इस वीडियो में नहीं डाल पाऊंगी, वीडियो बड़ा हो जा रहा है। अनुनासिक के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाती हूँ, तो उसमें जुड़ जाइएगा आप, ताकि आपको समझ में आए। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, इसके अगले पार्ट में। लेकिन आपको इसके साथ बने रहना है। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अगले पार्ट में फिर मेरे साथ मिल जाइए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।